Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are going to start our SLO number 331 and 332 from the chapter number 3, Dynamics. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आज ये दो SLOs कवर करेंगे जिसमें बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। साथ साथ जो है वो हम न्यूटन के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ न्यूटन, ये चीज़ें हैं वो तीनों लॉज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी है उस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पर लाई कर रही है, उस पर हमारे पास लेट सपोज ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वन इज 10 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन एंड अदर इज 10 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस बॉडी के ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 10 न्यूटन की और एक 10 न्यूटन की इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो बॉडी है या जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम ये कहेंगे कि जो बॉक्स है उस पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, इसीलिए ये बॉडी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। इसी तरह से अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं, फॉर एग्जांपल एक सीलिंग के साथ एक बॉक्स हैंग कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट जो है वो 5 न्यूटन्स एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स है वो भी 5 न्यूटन है। तो हमसे पूछा जाए कि जो बॉडी है, जो बॉक्स है जिसको हमने स्ट्रिंग के साथ हैंग किया है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम कहेंगे ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बिकॉज अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं और इस बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बॉक्स फ्लोर के ऊपर मौजूद है और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 3 न्यूटन ये फोर्सेस इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो क्या ये बॉक्स अब भी मूव नहीं करेगा? अब अगर हम इन फोर्सेस को देखें तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं वो राइट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स कितनी हो गई? वी हैव 18 न्यूटन ऑफ फोर्स जो कि राइट डायरेक्शन में लग रही है। इस बॉडी के ऊपर कोई और ऐसी फोर्स नहीं है जो कि इनमें से किसी भी फोर्स को कैंसल आउट कर रही हो या उसका इफेक्ट को जो है वो निगलेक्ट कर रही हो। इट्स मीन ये बॉक्स जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा विद 18 न्यूटन फोर्स। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर हम समराइज करें तो हमारा मतलब ये है कि ऐसी फोर्सेस जो कि बॉडी पे लगने के बाद एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर रही हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। लाइक यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, तो हम कहेंगे कि जो नेट फोर्स इस बॉडी पे लग रही है इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस डायग्राम के अंदर भी जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। सो हियर वी हैव द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज 0। इसी तरह से यहाँ इस केस के अंदर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी के ऊपर वो है टोटल 18 न्यूटन। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं। 3 फोर्सेस हैं,
15 न्यूटन राइट डायरेक्शन में एंड 3 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर जो तमाम फोर्सेस लग रही हैं उसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो राइट साइड की 15 न्यूटन और लेफ्ट साइड की 3 न्यूटन, तो रिमेनिंग जो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर बच गई वो कितनी आ जाएगी? नेट फोर्स इज 12 न्यूटन। तो इस बॉक्स के ऊपर जो है वो 12 न्यूटन की नेट फोर्स लग रही है जो कि राइट डायरेक्शन में लगेगी। सो इन एग्जाम्पल से हमने बैलेंस फोर्स को सीखा कि बैलेंस फोर्स वो फोर्सेस जो कि बॉडी पे अप्लाई हो रही हो और उनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हो, तो ऐसी फोर्सेस जो है वो बैलेंस फोर्सेस कहलाती हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस कैंसल आउट नहीं हो रही तो उन फोर्सेस को जो है वो हम अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर फोर्सेस बैलेंस कर रही थी एक दूसरे को, तो यहाँ कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो उस अनबैलेंस फोर्स को हमने क्या लिखा? नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज 0। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसलिए नेट फोर्स हमने 0 लिख दी। यहाँ तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर रही थी, कैंसल आउट नहीं कर रही एक दूसरे को, तो यहाँ जो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स थी इट इज 18 न्यूटन। इसी तरह से इस डायग्राम के अंदर भी जो है वो हम बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, बट तमाम फोर्सेस बैलेंस नहीं है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट नहीं कर रही, तो हमारे पास जो नेट फोर्स या जो अनबैलेंस फोर्स बची है इट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस सीखने के बाद हम आ जाते हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। ये जो न्यूटन के लॉज हैं वो मोशन से रिलेटेड हैं, बट स्टिल हम उसको काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते, बिकॉज काइनेमेटिक्स में स्टडी तो होती है मोशन की, बट इट इज़ विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। इन लॉज ऑफ मोशन को काइनेमेटिक्स के बजाय डायनामिक्स में पढ़ने की रीज़न यही है बिकॉज दीज फोर्सेस आर रिलेटेड टू मोशन एज वेल एज इट डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। ये जो मोशन लॉज ऑफ मोशन है वो साथ साथ फोर्स के बारे में भी एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमें बताते हैं फोर्स की। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है। कौन सी डेफिनेशन? इट इज़ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रही हो तो क्या होगा बॉडी के साथ, तो ये हमें पता चलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? अनबैलेंस्ड को हम नेट फोर्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा? बॉडी विल रिटेन इट्स स्टेट। बॉडी अपनी स्टेट के अंदर ही रहेगी। क्या मतलब है इसका? कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स ना लगे। सो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है जो कि यहाँ रखी हुई है, अगर इस चेयर के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ टाइम बाद भी आके यहाँ पर देखूं तो वो चेयर अपनी जगह पर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अगर मैं ये देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद आने के बाद वो चेयर यहाँ से उठ के इस पोजीशन में मुझे नज़र आ रही है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी ने उस चेयर के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाई, जिसकी वजह से वो चेयर यहाँ से मूव होके यहाँ आ गई, बॉडी उसने चेयर ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। सो इन शॉर्ट, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर ये अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है फोर्स का, कि अगर ये अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लग रही तो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगी। ये अभी हमने डिस्क्राइब किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। जिस तरह हमने कहा कि फर्स्ट लॉ हमें डिस्क्राइब करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स, सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। जिस तरह हमें ये बताया कि नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स ना होने की सूरत में क्या होगा, फर्स्ट लॉ में हमने सीखा। सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। जिस तरह हमने यहाँ देखा कि एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स में बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, बॉडी अपनी स्टेट में ही रहती है, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स क्या होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही हो तो क्या होगा, बॉडी विल एक्सेलरेट। अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और वो एक्सेलरेशन जो है वो, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ये एक्सेलरेशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सेलरेशन मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट थी सेकेंड लॉ की, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस सरफेस पर एक बॉल रखा हुआ है और इस बॉल के ऊपर हम हिट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने हिट किया 10 न्यूटन की फोर्स से और फिर हमने हिट किया 100 न्यूटन की फोर्स से। तो क्या इन दोनों केसेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा? ऑब्वियसली दोनों केसेस में डिफरेंस होगा कि अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल की एक्सेलरेशन कम होगी। सिमिलरली अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। सो अकॉर्डिंग्स टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इस बॉल के ऊपर जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी उस बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। जितनी ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स लगेगी बॉडी पे, उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मास जो है वो 1 किलोग्राम है और एक बॉल का मास जो है वो 10 किलोग्राम है। दो बॉल्स हैं हमारे पास, मैं दोनों बॉल्स के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं, इस बॉडी के ऊपर भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं, तो एक बॉडी जो है वो लाइट है जिसका मास 1 किलोग्राम है और सेकंड जो बॉडी है वो हैवी है, उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है। दोनों डिफरेंट मासेस की बॉडीज़ के ऊपर में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी?
ऑब्वियसली जिसका मास कम है उसको हम आसानी से एक्सेलरेट कर सकते हैं, जिसका मास ज़्यादा है हम उसको आसानी से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सो द एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और अगर बॉडी का मास कम होगा तो उस बॉडी में अप्लाई की गई फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इन्हीं दो एक्सप्रेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन होने के बाद हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाता है फोर्स के लिए कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एक फॉर्मूला है कि मास को एक्सेलरेशन के साथ जो प्रोडक्ट है उसे हम फोर्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज अ रिएक्शन वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस के ऊपर एक बॉडी प्लेस की गई है तो इस बॉडी का जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और फ्लोर या ज़मीन जो है वो इस बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दिस रिएक्शन फोर्स एंड वेट फोर्स दोनों आपस में ऑपोजिट है और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों आपस में बराबर है। सिमिलरली जब एक बॉल को हम बॉल की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉल जो है वो वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी बॉल, एज अ रिजल्ट या एज अ रिएक्शन वॉल भी जो है वो उस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी जो कि बराबर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक बलून है, उस बलून के अंदर हमने एयर फिल कर दी और हमने उसको रिलीज कर दिया, तो एयर क्या करेगी, एयर जो है वो इस स्केप वाले पॉइंट से रश करती हुई बाहर आ जाएगी और एज अ रिजल्ट वो एयर जो है उस बलून के ऊपर फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से वो बलून आगे की तरफ मूव हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही जो स्पेस क्राफ्ट हैं या जो रॉकेट है वो मूव करते हैं। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है और जो गैसेस हैं वो उस रॉकेट की टेल से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती हैं और एज अ रिजल्ट वो गैसेस जो है वो रॉकेट की बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उसी अमाउंट ऑफ फोर्स के जिस फोर्स से गैसेस बाहर निकल रही हैं। और इस न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही जो है वो जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो थर्ड लॉ को हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन भी कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करते चलें कि एक्शन रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए क्या कंडीशन है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कार मौजूद है, इस कार के ऊपर इस डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और इस कार के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। तो यहाँ हमारे पास दो फोर्सेस हो गई, एक ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, एक ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन। तो क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है? ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, बिकॉज ये 10 न्यूटन फोर्स और ये 10 न्यूटन फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सिमिलरली दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है, बट स्टिल दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कंडीशन ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेबल होने की कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, फर्स्ट थिंग इज उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए।
सेकंड थिंग इज कि एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो सेम बॉडी पर नहीं होंगे। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं। तो ये दोनों जो एक्शन रिएक्शन फोर्स का पेयर है वो सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, इसीलिए इट इज नॉट अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में सीखा कि बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। साथ साथ हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन देखे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, और अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगती हैं तो क्या होता है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और SLO के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज। इसी तरह से जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो वॉक करने के दौरान हम क्या करते हैं, हम अपने पाँव से फ्लोर के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि फ्लोर भी हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है फ्लोर, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितनी फोर्स हम फ्लोर पे लगाएंगे, फ्लोर उतनी फोर्स हमारी बॉडी पे लगाएगा। हम फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्लोर हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स का एक एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स होती है जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, बट डायरेक्शन जो है वो उसकी ऑपोजिट होगी।